जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसानम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। रिसर्च मेथडोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं और इसमें हमारी जो लास्ट चर्चा हुई थी वो थी रिसर्च की डेफिनेशन क्या है, रिसर्च की मीनिंग क्या है और रिसर्च का नेचर क्या है। ठीक है, ये चर्चा हुई थी। क्या हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च पढ़ लिया था? आप लोगों को याद यस है? सर। पढ़ लिया यस था। सर। ठीक। यस सर। चलो, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशलाइजेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो सब्जेक्ट लेने वाला हूँ। वो है हाउ टू चूज अ सब्जेक्ट। ठीक है, हम सब्जेक्ट कैसे चूज करते हैं पीएचडी का। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ। चलिए, ये जैन फिलोसफी के रिस्पेक्ट में ही अपन बात करेंगे। ठीक है, इधर उधर नहीं घूमने वाले हैं, तो बिल्कुल स्पेसिफिक रहेंगे। अपनी पीएचडी का टॉपिक शुरुआत मतलब चूज करने से पहले क्या क्या चीजें हमें देखनी होती हैं और हम कैसे चूज करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले है फेमिलराइज योरसेल्फ विद कोर जैन प्रिंसिपल फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स। बेसिक्स पता होनी चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और बेसिक्स क्लियर करने के लिए पीएचडी नहीं की जाती है। मैंने अभी रिसेंटली पता है किसी के मुंह से सुना था कि वो जैन दर्शन में क्यों रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनको जैन दर्शन के बारे में जानना है। मैंने कहा हे भगवान, मैंने माथा पकड़ लिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या होने वाला है, क्या भविष्य है रिसर्च का। अगर आपको मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, बट अगर आपको जैन दर्शन के बारे में जानना है तो उसके लिए आप कोर्सेज पढ़िए। सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं या कोई यूजी लेवल के कोर्स हैं, पीजी लेवल के कोर्स हैं, है ना। आप उन कोर्सेज को अप्रोच कीजिए। तो आप एक्सक्यूज मी, स्लोली प्लीज। हाँ, तो उसके लिए हम वो करते हैं, माने जैन दर्शन के बारे में जानना है तो हम रिसर्च करेंगे। ये अगर आप लोगों का माइंडसेट हो तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप एमए कोर्स कीजिए। ठीक है, चाहे हमारे डिपार्टमेंट से करें चाहे कहीं से भी करें। बट अगर जैन दर्शन के बारे में जानना है तो वो उसके लिए ये पीएचडी नहीं की जाती है। ठीक है, बेसिक्स पता होना चाहिए। अनेकांतवाद क्या है, स्यादवाद क्या है, कर्म फिलोसफी क्या है, अहिंसा का क्या सिद्धांत है, छह द्रव्य क्या है, तत्व क्या है, पदार्थ क्या है, प्रमाण प्रमेय मीमांसा क्या है, द्रव्य गुण पर्याय का सम। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ बट इतना बेसिक्स आपको सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर जब हमें ये बेसिक्स क्लियर है फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें इन सब चीजों में से एक ब्रॉडर कैटेगरीज जो होती हैं किसी भी फील्ड की, उसमें से ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो मुझे इंटरेस्ट करती है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट किसमें है। ठीक है, अब बहुत कैटेगरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स किससे डील करता है? द्रव्य, तत्व, पदार्थ, है ना, विश्व, कारण कार्य, इन सब चीजों को डील करने वाला होता है मेटाफिजिक्स। ठीक है, तो हम मेटाफिजिक्स अगर हमें इंटरेस्ट करता हो तो वो हम देखें। एथिक्स, हमें आचरण की बात, शाबकाचार, श्रमणाचार, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो देखें। एपिस्टेमोलॉजी है। ठीक है, ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान के क्षेत्र में है, ज्ञान क्या है, ज्ञान के प्रकार क्या है, ज्ञान के भेद क्या है, ज्ञान के का संबंध क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। लॉजिक है, कॉस्मोलॉजी है। तो ये बहुत सारे और भी बहुत सारे होते हैं। हिस्ट्री है, आर्ट है, आर्कियोलॉजी है, एथनोग्राफी है, मैन्युस्क्रिप्ट स्टडी है, बहुत सारी चीजें आप कंटिन्यू कर सकते हैं ना। लिस्ट बहुत बड़ी है। तो आपको उन सभी सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है?
वो क्लियर होना चाहिए। तो एटलीस्ट दो तीन चीजें तो हो। अभी आप लोग फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हो, बस एक ही एक पे अड़। कम से कम ऐसा तो कि मुझे मेटाफिजिक्स भी अच्छा लगता है, एपिस्टेमोलॉजी भी अच्छी लगता है, तो एक टॉपिक कम से कम मेटाफिजिक्स का ले लें, एक हम एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड ले लें। या नहीं भी लेना हो तो हम एक ही ब्रॉडर कैटेगरी से दो टॉपिक ले लें अपने स्पेशलाइजेशन के लिए, ठीक है। बाकी पीएचडी तो हम एक पे ही करेंगे। हो गया, इतना हो गया। पहले बेसिक्स क्लियर होंगे, वो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो क्लियर हैं, ठीक है आप लोगों के। तो बेसिक्स क्लियर हैं वो। फिर उसके बाद हम एक ब्रॉडर एरिया ढूंढते हैं जो हमें पर्सनल इंटरेस्ट की होती है। फिर अब हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं उस एरिया से रिलेटेड जो जो काम हुआ है उसकी रिसर्च करना, जिसको हम बोलेंगे लिटरेचर रिव्यू करना। लिटरेचर रिव्यू पहले भी किया जाता है, लिटरेचर रिव्यू बहुत जगहों पे किया जाता है, बार बार किया जाता है। एक बार नहीं होता है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आपको अभी भी करना होता है। अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मुझे मेटाफिजिक्स अच्छा लगता है। अब मैं ये ढूंढूंगा कि मेटाफिजिक्स से रिलेटेड कौन कौन से काम हुए हैं। तो मेटाफिजिक्स में क्या क्या आता है, द्रव्य, तत्व, पदार्थ, कारण, कार्य, ये सारी वस्तु वस्तु व्यवस्थाएं। अब मैं देखूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी स्टडीज हुई हैं, ठीक है। और उनको मैं रिव्यू करूंगा, उनको मैं देखूंगा। ठीक है, क्या क्या देखूंगा, मैं थीसिस देखूंगा, पीएचडी वर्क हुई हो, डेजर्टेशन हुई हो, एमफिल डेजर्टेशन वो देखूंगा, एमए की डेजर्टेशन हुई हो मैं वो देखूंगा, कोई किसी ने रिसर्च आर्टिकल लिखा हुआ हो उसको हम देखेंगे। ठीक है, आप कितना सब कुछ देखना पड़ता है, ये माइंड मेकअप करके रखिएगा, है ना। ये सब, इन सब चीज़ों से गुजरना है। हम थीसिस देखेंगे, अथवा किसी ने बुक लिखी हो, जरूरी नहीं है किसी ने पीएचडी करी हो, लेकिन बुक लिखी हो तो हम उन बुक्स को देखेंगे। बुक्स चैप्टर होते हैं, हम उन बुक्स चैप्टर को देखेंगे। कई बार कोई आर्टिकल होता है, चाहे वो इंडिया में पब्लिश हो, आउट ऑफ इंडिया हो, तो हम देखेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। क्यों देखते हैं, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर पाए। ये मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये पता लगा पाए कहाँ काम हुआ है, कितना काम हुआ है, और कितना बाकी रह गया है, क्या गैप है। आपसे हमेशा पूछा जाएगा, दीपाली जी आपसे पूछा था ना मैंने, हम किस रिसर्च गैप को फिल कर रहे हैं। आपकी जो पीएचडी होती है वो किसी रिसर्च गैप को फिल करने, आपको वो क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। देखो ऐसा हो, कोई जैसे ही बोले ना कि इसमें हो चुका है, तुरंत डेट 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 हो चुका है, इस एंगल से इतना हुआ है, इतना इतना हम कर रहे हैं, वो इतना एकदम क्लियर होना चाहिए मेरे दिमाग में, मुझको एज ए रिसर्चर। ठीक है, वो इतनी क्रिस्टल क्लियरिटी चाहिए रिसर्च गैप के बारे में। लिटरेचर रिव्यू क्यों करा, ये ख्याल में आ गया सभी को। तो खूब पढ़ना पड़ता है, खूब पढ़ना पड़ता है। पढ़िए, अगर आपकी पढ़ने की आदत नहीं है तो अभी से छोड़ सकते हैं आप पीएचडी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए खूब पढ़ना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा। सर कैसे देखें, कब देखें, समय नहीं है, ये सब चीजें नहीं चलेगी। अगर आप पीएचडी ईमानदारी से पीएचडी कर रहे हैं तो कम से कम आपको अपने दिन भर का 7-8 घंटे इसको देने चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपने दिन भर की 7-8 घंटे आप देंगे तो कुछ एक ऐसा काम करेंगे कि लोग याद रखेंगे, वरना पीएचडी तो बहुत हो चुकी है, अब बहुत हो रही है। ठीक है, तो फिर इट्स अप टू यू, वो आप जैसी भी करेंगे वो हो जाएगी अल्टीमेटली, बट इट्स अप टू यू कि आपको कैसी करनी है। ठीक है, ख्याल में आ गया। अब हमने देख लिया कि हमें रिसर्च गैप मिल गया, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कंसिडर कंपैरेटिव स्टडीज। फिर हम देखेंगे कि हम क्या क्या, किस किस के साथ, क्या हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं किसी के साथ, क्या हम उसी का ही कोई और दृष्टि से अध्ययन कर सकते हैं, हम उसकी फिलोसफिकल स्टडी, हम उसकी लिंग्विस्टिक स्टडी, हम उसकी एनालिटिकल स्टडी, हम उसकी हिस्टोरिकल स्टडी, बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं, क्या हम किसी अन्य दृष्टिकोणों से हम ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, क्या उस प्रिंसिपल का किसी इंडियन फिलोसफी से या किसी अन्य वेस्टर्न फिलोसफी के साथ कोई सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं, ऐसा कुछ कंपैरिजन देख सकते हैं। ठीक है, या हम अपने जैन दर्शन में लें तो क्या कोई सिद्धांत है, कोई ग्रंथ है, क्या वो दिगंबर श्वेतांबर में कोई, दोनों में कुछ ऐसे हम कंपैरेट स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। या हम ये देख सकते हैं कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल का मतलब, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल का मतलब प्रवचन नहीं है कि हम लोगों को प्रवचन देंगे कि देखो तुम सुधर जाओ, तुम मान जाओ, तुम मानते नहीं हो, है ना। देखो यहाँ जिनवाणी ये कह रही है, आगम ये कह रहा है, तुम सुधर जाओ। ये सुधारने के लिए नहीं होता है, सुधारने के लिए आप प्रवचन दीजिए लोगों को, आप एक्टिविस्ट बनिए।
ठीक है, आप रिफॉर्मर बनिए, आप समाज में चेंज लाइए, वो अलग काम होता है, आप पीएचडी में ये सब नहीं करते। ठीक है, तो उसके लिए तो आप अलग काम करिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का मतलब है कि आज के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में वो क्या बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, आज का मुद्दा है स्ट्रेस का है, भुखमरी का है, पॉवर्टी का है, गरीबी का है, ख्याल में आ रहा है, माने ये सारे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का है, ये कुछ आज के समस्याएं हैं, करंट इश्यूज हैं, कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं। क्या हम कुछ देख सकते हैं कि उसका कोई रेलेवेंस है आज के जो कंटेम्परेरी इश्यूज चल रहे हैं, या लोगों की जो लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, या हम जो बातें कर रहे हैं उसमें कुछ, क्या कोई जैन दर्शन का ये सिद्धांत कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अब अपरिग्रह है, दूसरी तरफ मिनिमलिज्म की बात करते हैं, क्या दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, नहीं है, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम केस स्टडीज कर सकते हैं, हम इंटरव्यूज ले सकते हैं। ठीक है, ये मत लीजिएगा, इस पे काफी काम हो चुका है। आगे फिर है कंसल्ट विद एक्सपर्ट्स। ये आप ले भी सकते हैं, बट वो आपको गैप मिलना चाहिए, गैप के बिना काम नहीं चलेगा। रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर लीजिए और फिर करिए। फिर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। तो आप लोगों के दिमाग में चार पांच स्कॉलर्स होने चाहिए। स्कॉलर्स माने जो जैन दर्शन के विद्वान हैं, ठीक है, जिनसे हम बात करें, कभी चर्चा करें। वो आपके कलीग भी हो सकते हैं। देखो, जैन दर्शन का विद्वान कोई भी हो सकता है, वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, वो अनप्रोफेशनल भी हो सकता है, कोई साधु संत भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई समाज का श्रावक भी हो सकता है, श्राविका भी हो सकती है, जिनको जैन दर्शन की डीप नॉलेज हो, स्पेशली एकेडमिक्स की। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। नहीं, क्योंकि कई बार लोगों को वैसे नॉलेज तो होती है लेकिन एकेडमिक्स के बारे में नहीं पता होता है। तो वो थोड़े से जो, जिनको थोड़ा एक्सपर्ट्स हो, जानते हो, है ना, जो अपने विषय के विशेषज्ञ हो, आप उन लोगों को पूछिए, बात कीजिए कि सर हम ये ले रहे हैं, ये कितना है, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। आपके गाइड तो आपको गाइड करेंगे ही, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गाइड भी सर्वज्ञ नहीं है, है ना। क्योंकि भगवान महावीर से अंडर में तो पीएचडी नहीं कर रहे हैं अपन, अपन किसी मति शुद्ध ज्ञानी के अंडर में ही कर रहे हैं, है ना। और उस मति शुद्ध ज्ञानी का भी ज्ञान सीमित है। तो हर किसी का ज्ञान सीमित होता है। तो इसीलिए हम जितने ज्यादा लोगों से अच्छे कंसल्ट कर सकते हो कि ये टॉपिक है, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, और क्या करनी चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कोई जैन दर्शन से, फिलोसफी से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सिंपोजियम या ऐसा कुछ राउंड टेबल वगैरह कुछ अटेंड किया हो। दीपाली जी, आप कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं ना आप शायद। यस सर। हाँ, आप कभी केजे सोमैया गए। गई हुई हूँ सर। हाँ, बट आई नो। केजे केजे सोमैया में बहुत सारी वर्कशॉप्स चलती रहती हैं आए दिन, कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस होती रहती है। आप जाते हैं उसमें, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अभी तक मैंने कुछ ऐसे मैंने ये नहीं किया सर, बट एज यू सेड टुडे नाउ अभी पता चला, तो अभी आई विल टेक मतलब स्टेप्स टू गो एंड अटेंड दीज कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, मेरे पास भी कुछ श्योरली। आएगा तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसे आपको अब अलर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। मुंबई में कहीं कुछ हो रहा है, मुंबई के आसपास कहीं हो रहा है ना। ऐसे ही आप सब, बाकी सब लोग भी जहाँ जहाँ के हैं, राजेश जी हमारा सा, है ना, तो अन्य भी जो लोग हैं जहाँ जहाँ से बिलोंग करते हैं, आसपास क्या हो रहा है, तो उससे भी आपको पता चलता है। कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में ना, जो जो रिसर्चेस हो रही हैं वो प्रस्तुत की जाती हैं, तो आप अभी क्या चल रहा है ना, उसके बारे में भी आपको पता चलता है। और प्लस दूसरे लोग क्या क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर आपको लगता है कि अच्छा, ऐसा ये भी किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फिर आगे है नैरो योर फोकस। एक बहुत बड़ी गलती पता है क्या होती है पीएचडी में, कि हम लोग बहुत बड़े बड़े टॉपिक लेते हैं। हमें क्या लगता है, पीएचडी में पेज कितने लिखने हैं, हमारा सबसे ज्यादा, सबसे पहले ध्यान जाता है पेजेस पर, कि देखो सर बहुत पेजेस लिखने हैं, तो ऐसा कुछ तो टॉपिक लेना पड़ेगा ना जिसमें हम इतने सारे पेजेस लिख पाए, है ना। आप कह रहे हो कि इतने सारे हमें पेजेस लिखने हैं, तो हम इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा बहुत ओवरली ब्रॉड टॉपिक ले लें, है ना, जिसमें हमें कभी कमी ना पड़े।
अब इससे पता है क्या होता है, इससे ये होता है कि हम बस ऊपरी ऊपरी लेवल पे काम करते रहते हैं। नैरो योर फोकस का मतलब ये होता है कि आप हर चीज की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को समस्याएं नहीं पता कि क्या क्या चल रही हैं, क्या क्या हो रही हैं। जैन दर्शन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम किन समस्याओं को फोकस कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, हमने एथिक्स लिया, एथिक्स की हम चर्चा कर रहे हैं, एथिक्स में बहुत सारी बात है। अब एथिक्स में हमने तप लिया, अब तप के बारे में हमने लिया तो सच्चा तप क्या होता है, झूठा तप क्या होता है, क्या सारे तप सच्चे होते हैं, क्या सिर्फ जैन दर्शन में तप के बारे में क्या है। जैन दर्शन में एक तरफ बाल तप के बारे में कहा है, तो एक तरफ सम्यक तप के बारे में कहा है। एक तरफ कहते हैं करोड़ों वर्ष तक तो तुमने तप किया तो भी कुछ नहीं हुआ। एक तरफ कहते हैं तप से निर्जरा होती है। तो निर्जरा होती है तो किस वाले तप से निर्जरा होती है, इस वाले तप से निर्जरा होती है कि किसी भी तप से निर्जरा होती है। वो फैक्टर क्या है जो निर्जरा का कारण बनता है। अब ये सब समस्याएं हैं। ऐसे समस्याओं को हमें डेवलप करना पड़ता है और फिर हम नैरो होते हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं को हम समाधान करने वाले हैं। ये कहलाती हैं हमारी रिसर्च प्रॉब्लम्स। और फिर हम उन्हीं के आधार पर बनाते हैं रिसर्च क्वेश्चंस जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल हैं। आप लोग चाहें तो किसी मैन्युस्क्रिप्ट पे भी काम कर सकते हैं अगर पहले से आपको मैन्युस्क्रिप्ट रीड करना आता है तो। ठीक है, मैंने आज बहुत सारी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिन पर काम ही नहीं हुआ है। ऐसे ग्रंथ हैं जो अभी प्रकाशित ही नहीं हुए हैं, आप सोचो। तो आप लोग एक नया ग्रंथ लेकर के नया काम कर सकते हैं और वो बिल्कुल नया होगा। एक नया ग्रंथ होगा आपके निमित्त से, एक नया ग्रंथ समाज के सामने आएगा। ठीक है, तो उसमें क्रिटिकल एडिशन निकालना होता है उसका। तो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ करके उसको रीड करके उसका क्रिटिकली एडिट करके वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, तो वो भी कर सकते हो। बट उसके लिए आपको अच्छे से मैन्युस्क्रिप्ट रीड करना, ठीक है, स्क्रिप्ट्स की नॉलेज होना, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास रिसोर्स क्या अवेलेबल हैं। ठीक है, हम क्या क्या चीज़ें हमारे को मिल पाती हैं, तो हम ऐसा लें जो हमारे रिसोर्सेज के अंतर्गत हो पाए, हमारे दायरे के अंतर्गत हो पाए। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। मारासा के लिए अपनी अलग लिमिटेशन है, राजेश जी के लिए अपनी अलग है, दीपाली जी के लिए अलग है, आप सब लोग अपने, है ना। तो जितना जितना हम कर सकते हैं, है ना, उतना उतना हमें करना चाहिए। तो क्या क्या अवेलेबल है उस ग्रंथ माने उस चीज के बारे में, है ना। प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं, उनके कितने कितने ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में कौन कौन कर रहा है, एक तो हमारे साथ आप कर रहे हैं, राजेश जी आप भी इंग्लिश में कर रहे हैं ना। शायद राजेश जी भी इंग्लिश में कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। जय यस राजेश, जिनेन्द्र सर, सर। वो इंग्लिश में कर रहे हैं और हेमा जी भी इंग्लिश में। हाँ हेमा जी भी इंग्लिश में कर रहे हैं बराबर। ठीक है, तो अब हमें देखना चाहिए कि हम जिन जिन चीज़ों को कर रहे हैं, है ना, उनमें उनके कितने कितने ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से ट्रांसलेशन हैं। ठीक है, तो अब हम अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है तो एक बार हम उसको भी देखेंगे, है ना, उसको प्रेफर करेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, और अगर अवेलेबल ही नहीं है तो फिर जो हिंदी वाला अवेलेबल है उससे काम करना होगा। फिर हमें ये भी देखना होना कि सेकेंडरी सोर्सेज हैं कि नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी रिसर्च जो सारी जो आप देखी थी ना, पीएचडी थीसिस ये वो सारी चीजें, वो सब सेकेंडरी सोर्सेज के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आप आजकल जो बहुत ज़्यादा रहता है वो है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस का, है ना। कोई आप ऐसी रिसर्च भी कर सकते हैं जो जैन फिलोसफी के फील्ड को दूसरे फील्ड के साथ कनेक्ट करे, है ना। जैसे साइकोलॉजी एक अलग स्ट्रीम है, जैन फिलोसफी एक अलग स्ट्रीम है। जैन फिलोसफी और साइकोलॉजी ये इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। ठीक है, इस तरीके से म्यूजिक एक अलग है। ठीक है, जैसे राजेश जी जो कर रहे हैं ना वो इंटरडिसिप्लिनरी है, म्यूजिक है। और ये जैन दर्शन है, जैन दर्शन में म्यूजिक का क्या है ना, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी कहलाएगा ऐसा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें ये देखना चाहिए कि हम ओरिजिनली क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो ऑलरेडी अवेलेबल है। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन कर लेते हैं, यहाँ ये कहा, यहाँ ये कहा, वहाँ ये कहा, वहाँ ये कहा। तो एक बात बताओ, आपने सब जगह का जोड़ने के अलावा और क्या किया। इसमें क्या किया आपने, कुछ नहीं किया। इसमें आपने क्या कंट्रीब्यूट किया।
कुछ नहीं, आपने बस चार जगह से जोड़ दिया। तो हमें इंसाइक्लोपीडिया थोड़ी ना बनाना था, वो तो हम इंसाइक्लोपीडिया बनाते हैं तब करते हैं। आप इंसाइक्लोपीडिया नहीं बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप इंसाइक्लोपीडिया बनाओ तब बहुत अच्छा माना जाएगा कि आपने चार जगहों से जाके इकट्ठा कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन हमने ओरिजिनली क्या कंट्रीब्यूट किया? क्या हमने कोई नई समझ रखी जो अभी तक लोगों को नहीं पता थी? क्या हमने कुछ नया नॉलेज के बारे में बताया जो अभी तक लोगों को नहीं पता था? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हम कुछ नया दे रहे हैं, कुछ नई समझ उत्पन्न करें, है ना, कुछ नए। कई बार मेथोडोलॉजिकल गैप होता है, कई बार सब्जेक्ट का गैप होता है, तो कई बार, है ना, अप्रोच का गैप होता है, तो हम कहाँ जा करके किसको फिल कर रहे हैं और क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहाँ पर जा करके इसको क्या ओरिजिनली कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ माई स्टडी। जब आप सिनॉप्सिस बनाएंगे ना, तब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी स्कोप क्या है। कुछ नहीं, वही का वही जो ग्रंथ था उसमें ये है वो है ऐसा करके तो कुछ काम नहीं होने वाला, इसका क्या स्कोप है? जगह घेरेगी ये, है ना। अगर फिजिकली कहीं रखी जाएगी तो जगह घेरेगी, और ड्राइव पे डाली जाएगी तो क्लाउड का स्पेस घेरेगी, सब जगह ही घेरेगी, तो उसका कोई लाभ नहीं है। ठीक है, वो परिग्रह बनेगा। हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब लोग आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हम सभी ओरिजिनली कंट्रीब्यूट करें, पिष्ट पेषण नहीं करें। न्याय में ये कहा जाता है ना, न्याय में एक दोष आता है पिष्ट पेषण का, जिसका मतलब होता है पिसे हुए को दोबारा पीसना। तो पिसे हुए को दोबारा पीसने से कोई सेंस नहीं होता है। अगर आपने न्याय ग्रंथ पढ़े हो तो उनमें ये आता है। ठीक है, तो वो एक बार आपने पीस दिया तो दोबारा पीस के क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक बार जो हो चुका है वो दोबारा कर करके क्या होगा? कुछ लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग सभी लोग देखें कि हम क्या ओरिजिनली कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी टाइप्स ऑफ रिसर्च को पढ़ने में। क्लियर हुआ आप लोगों को? अपने ये 8 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। जी सर। अब क्लियर हुआ सब लोगों को कैसा टॉपिक सेलेक्ट करना है? दीपाली जी क्लियर हुआ? यस सर। यस। और राजेश जी, महाराज साहब, सबको? ठीक है, तो अभी यस सर। हमें जी यही सर। देखना है, सबसे ज्यादा सर मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में। क्या क्या काम हुआ है उसको ज्यादा से, और देखो हर बार जरूरी नहीं होता कि हम अक्षरशः पढ़ें, मोटा मोटा पढ़ा जाता है। ठीक है, एक किताब को हमें एक दिन में भी पढ़ना आना चाहिए, एक किताब को एक महीने भी पढ़ना आना चाहिए। ये नहीं हम एक एक किताब को एक एक महीने लेकर के बैठे हैं, और सर अभी एक ही किताब चल पा रही है, अभी दूसरा पढ़ा नहीं है, तो ठीक है हम इंतजार करते रहेंगे आपके पढ़ने का, फिर आप पढ़ करके बताना। ऐसे नहीं होता, बहुत समय लग जाएगा ऐसे तो किसी चीज को थरली देखा जाता है, ऊपर ऊपर से देखा जाता है कि क्या क्या हुआ है, क्या अच्छा ये है, ऐसा किया वैसा किया, मोटा मोटा पता कर लिया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा करूंगा, बस खत्म। फिर और पढ़ो, अच्छा अरे मैं तो समझ रहा था कि ये गैप है, देखो बाद में इस पे काम हो चुका है। अच्छा तो इसमें ये काम हुआ है लेकिन ऐसे नहीं हुआ, मैं ऐसा कला करूंगा। तो इससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती हैं। आपको जब लिटरेचर रिव्यू देना पड़ेगा ना, तब आपको सिर्फ ये नहीं बताना होता है कि आपने कौन कौन से ग्रंथ, क्या किन किन पे काम हुआ है। आपको क्रिटिकली बताना पड़ता है कि इनमें ये कमियां हैं, तब जाकर के मैं रिसर्च कर रहा हूँ। पता है रिसर्च कैसे होता है? रिसर्च होता है अपने आप को हीरो साबित करना, या हीरोइन, या जो भी है। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं हूँ वो हीरो। कैसे? कि देखो अभी तक ये काम नहीं हुआ था, इतना इतना गैप था, इन्होंने ऐसा किया लेकिन ऐसा नहीं किया, ऐसा किया लेकिन ऐसा नहीं किया, मैं हूँ, मैं आया हूँ और मैं इस गैप को भरूंगा। तो वो उस तरीके से उस चीज की वेटेज होती है। ठीक है, तब आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, इसमें क्या ओरिजिनलिटी है, कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन अगर जब तक आपको नहीं पता होगा ना, या आप इसे क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे ना, तो बार बार आपसे यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से टॉपिक सेलेक्ट करिएगा और ये मेथोडोलॉजी अपनाइएगा, तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि आपको किस पर रिसर्च करनी है। ठीक है, दो काम है, अपने इंटरेस्ट का टॉपिक, ठीक है, और दूसरा उसके बारे में पढ़ना।
पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। आज सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, मैंने आपको सब बता दिया है। शोध गंगा अवेलेबल है, जैन ई लाइब्रेरी अवेलेबल है, क्वांटम अवेलेबल है, इंटरनेट आर्काइव अवेलेबल है, ई पुस्तकालय अवेलेबल है, और भी सब बहुत सारे सब चीज़ों पे हमें चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो जितना हमें ई रिसोर्सेज के थ्रू अवेलेबल हो रहा है हम उन सबको तो कंसिडर करें ही। ठीक है, लेकिन सारा ई रिसोर्सेज के थ्रू ही नहीं होता है, आसपास कोई लाइब्रेरी हो तो वहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, उससे बहुत लाभ मिलेगा। जैसे दीपाली जी आप मुंबई में हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जाइए, वहाँ की लाइब्रेरी देखिए। केजी सुमैया जाइए, वहाँ की लाइब्रेरी दीजिए देखिए। वहाँ शुद्धातम प्रकाश जी हैं, अरिहंत जी हैं, और भी अन्य फैकल्टीज हैं, उनसे बात कीजिए। है ना, हमारा सा आपका भी विहार होता रहता है, आपको भी बहुत एडवांटेज है। समाज में भी जगह जगह अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज होती हैं। यहाँ पर भी अपने बेंगलोर में भी चिकपेट में बहुत अच्छी श्वेतांबर लाइब्रेरी है ना, और भी जगह जगह पे बहुत समाज में, मंदिरों में, स्थानकों में लाइब्रेरीज होती हैं, उनका लाभ लेना चाहिए। सर मुझे यस सर, कहना है। हाँ हाँ बोलिए, अभी कोई डाउट आ, हो टॉपिक सिलेक्शन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसे आपने बोला सर कि पूरा ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, मतलब पर अभी हम्म। मैंने जितने भी दो तीन जो भी पढ़ा, मतलब अभी जो काफी तो जो बेसिक थिंग्स है सर, लाइक कोई भी एक आगम लिखो तो हर एक थिंग तो सेम ही रहती है, मतलब कि आगम क्या है, आगम की परिभाषा, वो आगम को ये, तो वो तो सिर्फ एक जो 58 पेजेस रहते हैं वो ओरिजिनल रहते हैं उनके। तो हम्म। वैसे ही करना है कि जो बाकी का जो भी हमारे, वो भी नए तरीके से हमको सोचना है। अगर मैं आगम देख के बारे में लिख रही हूँ तो आगम की परिभाषा ये भी मुझे अलग तरीके से सोचनी चाहिए क्या? जरूरी नहीं है। हाँ, अगर ओके। आप अलग कुछ कहते हो तो आप जरूर उसको लिखिए, लेकिन आप जो ऑलरेडी कहा हुआ है ये इतना पेटेंट हो चुका है, ये जरूरत भी नहीं होता है। वो ओके। तो एक्चुअली पता है, समझते पेजेस। नहीं है लोग बाग। हाँ, वो पेजेस भरने के लिए भी होता है। अगर कुछ आगम से रिलेटेड टॉपिक ले लेते हैं तो सबसे पहले आगम क्या है, आगम का द्वादशांग, ये वो फलाना ढिंग, वही 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 का वही, वही का वही, वही का वही। जरूरत नहीं होता है, तो बिना दैट इज उसके भी। नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, क्योंकि आप उसकी चाहें तो रचनाकार वो सब लिखते हैं। बहुत ब्रीफली भी हाँ। बोल सकते हैं, बहुत ब्रीफली भी बोल सकते हैं, सबको समराइज करते हुए बोल सकते हैं। और आप नीचे फुटनोट एंड नोट में बता सकते हैं, और विशेष जानकारी हो तो यहाँ पढ़ो, और ये जानकारी हो ये पढ़ो, इस बारे में ऐसा जानना है तो यहाँ पढ़ो। हम सब पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस समझना। हम नहीं पढ़ेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हमें तो सब पढ़ना पड़ता है, पर हमें ये देना पड़ता है कि अगर आपको ये जानना हो तो इसको पढ़िए, ये जानना हो तो इसको पढ़िए। विषय विस्तार के भय से मैं भी यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। तो वो तो हम अपनी ओके। जगह पे लिखते हैं, लेकिन उससे ये दिख जाना चाहिए कि हमने अच्छी तरीके से देखा है, हमने एक ओवरव्यू जो है वो हमने लिया हुआ है, हमें पता है। और रिपीटिशन के कारण हमने उसको बार बार नहीं दिया। अथवा हम जैसे कुछ नया कहना चाहते हो, कुछ नया बताना चाहते हो, कुछ नई फाइंडिंग आई हो, या कुछ हम नया चिंतन रखते हो, तो हम दे सकते हैं। और इसमें नया होता भी है एक्चुअली, क्या ना, हमने पढ़ा ही नहीं है वो सब चीजें, या हम आगमों को जितना सर पे रख के और इतना श्रद्धा का विषय और ऐसा कर करके देखते हैं ना, तो हमें कुछ उठता ही नहीं है कि हम कुछ बोल सकें, कुछ सोच सकें। ओ आगम, नहीं नहीं, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं बोल सकते। तो हम ज्यादा क्रिटिकली सोच भी नहीं पाते हैं, पता है हमारे साथ ये दिक्कत होती है। बट वो रिसर्च में बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि आप जब तक क्रिटिकल ही नहीं होंगे तब तक आप अनबायस्ड नहीं होंगे। आप जब क्रिटिकल होते हैं तब आप अनबायस्ड होते हैं, वरना वो बाइसनेस बनी रहती है। तो वो भी होते हैं। मैं आगम कह रहा हूँ ना, कोई भी ग्रंथ हो, किसी भी संप्रदाय का कुछ भी हो, हम लोग को थोड़ा सा वो रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। मेरा श्रावक हम्म। का चाह रहा है, तो सब जगह पे व्रतों का, इसका उसका सेम 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 उल्लेख है, किया हुआ। वही तो। अब तो कुछ नया नहीं है, तो जब तक आप कुछ नया रिसर्च गैप आइडेंटिफाई नहीं करते, मैं ओके। आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें हो नहीं सकता, हो सकता है। अनटिल और अनलेस जब तक हम नया रिसर्च गैप आइडेंटिफाई नहीं करें, हम वही का वही कहेंगे तो कोई लाभ नहीं है। वही व्रत है, वही प्रतिमा है, वही सब कुछ है, वही कहानियां हैं, वही किस्से हैं। तो हम यस। कुछ नया क्या कर सकते हैं वो हमें देखना होगा। वो कैसे पता चलेगा? रिसर्च गैप, हमेशा रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करो। जैसे आप देखो ना, उपासक दशांक का जो कोठारी जी का काम है, वो उन्होंने कितना अच्छा लिया है, कितना सब कुछ लिया है। अब आप उनको देखो तो उन्होंने एक एक चैप्टर में वो सारी चीजें कही। अब हो सकता है कि किसी किसी बात से सहमत हो, नहीं हो,
या हो सकता है किसी चैप्टर को देख के आपको लग रहा हो कि नहीं इन्होंने उतना डिटेल में नहीं लिया, मैं और डिटेल में कर सकती हूँ, या इसमें और ऐसा होना चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, यस बट सर। प्रवचन नहीं, यस। है ना। डॉक्टर समाज सुधारक नहीं बनना है हमें, हमें समाज को सुधारना नहीं है। यस सर, अंडरस्टूड सर। हाँ। डॉक्टर हाँ हाँ राजेश जी बोलिए। दो बातें हैं। अभी पहला एक मीटिंग एंड हो जाएगी, एक बार अपन फिर से। डायक्रिटिक की क्लास सर, एक डायक्रिटिक वाली। हम्म।